नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, पिछले साल बहुत सारी दुख भरी घटनाएं आपने सुनी होगी और उसमें से एक घटना था कि लगातार कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले छात्र आत्महत्या कर रहे थे। और एक शहर तो ऐसा जहां पर सपनों के लिए लोग जाते हैं, लेकिन वहां से लगातार खबर आ रहा था कि छात्र आत्महत्या कर रहे हैं और वह शहर है कोटा। तो कोटा को सुसाइड सिटी के नाम से जाना गया। उस समय ही इस बात को लेकर के शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक और जो भी सामाजिक चिंतक हैं, उनका इस बात पर जोर हुआ कि कोचिंग संस्थान के लिए दिशा निर्देश जारी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि लगातार छात्रों पर अध्ययन अध्यापन का जो है दबाव बढ़ता जा रहा है। वह खुशनुमा माहौल में अध्ययन नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन में लगातार खुद को झोंके जा रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर के शिक्षा मंत्रालय लगातार प्रयास कर रही थी और अंततः अब जाकर के कुछ गाइडलाइंस इसको लेकर के जारी कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि यह भारत में शिक्षा व्यवस्था के लिए, खासकर कोचिंग संस्थान की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए एक लैंडमार्क डिसीजन होने वाला है, एक ऐतिहासिक फैसला होने वाला है। तो इसमें क्या क्या गाइडलाइंस में है, इसको हम विस्तार से देखने वाले हैं। स्कूली शिक्षा के लिए क्या बताया गया, यानी कि स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके ट्यूशन को लेकर के क्या बताया है, ट्यूशन संस्थान को गाइडलाइंस क्या क्या दिया गया है, फी को लेकर के क्या बात की गई है। लंबे समय से आप देख रहे होंगे कोचिंग संस्थान के बारे में कहा गया कि वो मनमाना फी लेते हैं, तो इसको लेकर के भी बहुत तरह की गाइडलाइंस जारी की गई है। इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, आप बने रहिए, क्योंकि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण यह लेक्चर होने वाला है और खास करके जो अभिभावक लोग देख रहे हैं उनके लिए भी आज का लेक्चर जो है वह काफी महत्वपूर्ण है। टॉपिक क्या है, कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण एवं विनियम हेतु दिशा निर्देश 2024 ये जारी किया गया। अब इस पर हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अब अगर आएगा कि किस मिनिस्ट्री के तहत, तो जाहिर सी बात है ये शिक्षा मंत्रालय के तहत। देखिए, अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं रहा, तो कहीं भी अगर विकल्प में मानव संसाधन विकास मंत्रालय दे दिया तो आपको वहां रुक जाना है, शिक्षा मंत्रालय अब कहा जाता है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्पष्ट रूप से इशूज गाइडलाइंस फॉर कोचिंग सेंटर, तो इसको लेकर के हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग संस्थान में ज्वाइन कराने से मना किया गया है। क्यों इन सब चीजों को बातें की गई है उस पर भी हम आएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। अब समझिए, कोई भी चीज, मैं बराबर कई लेक्चर में कहा हूं कि सरकार कोई भी गाइडलाइन जारी करती है, कोई भी कानून लाती है, तो उसके पीछे के मंशा को आप समझ लीजिए। यदि उसका मोटो समझ जाएंगे, उद्देश्य समझ जाएंगे कि इस चीज की जरूरत क्या रही होगी, तो आप उस मुद्दे पर बहुत कुछ आपकी पकड़ बन जाएगी, आपका इंटरेस्ट अपने आप जाग जाएगा, आपको चीज याद करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। दरअसल जो शुरुआत में मैंने आपको बताया, ये गाइडलाइंस लाने के कई उद्देश्य रहे, उन्हीं उद्देश्यों पर हम देख लेते हैं। तो देखिए, कोचिंग सेंटर को विनियमित करने के लिए मानक स्थापित करना, एक स्टैंडर्ड का फॉलो तो करना ही पड़ेगा ना सभी संस्थान को। अब मान लीजिए जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया, इन सभी को एक मानक दिया गया है, एक स्थापित किया गया है कि आप इस तरह से परीक्षाएं होगी, इसके माध्यम से एडमिशन लेंगे, इतना फी होगा, आप इस तरह से इतने साल का कोर्स देंगे, इसमें ये पाठ्यक्रम होगा, तो तय है, चीजें पहले से पता होता है। तो जाहिर सी बात है, अब यह बात तो छुपा हुआ नहीं है कि भारत में कोचिंग सेंटर जो है धूमधाम से चलता है। स्कूली शिक्षा के कमी को दरअसल कोचिंग सेंटर दिखाता है, क्योंकि कहीं न कहीं स्कूली शिक्षा उस तरह से नहीं मिल पाता है, तो अभिभावक को लगता है कि हमारे बच्चे इस कंपटीशन की दुनिया में कहीं पिछड़ ना जाए, तो चलो कोचिंग संस्थान या ट्यूशन उनको लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है, उसके लिए एक मानक होना चाहिए, जो कि नहीं था। तो इस मानक को स्थापित करने के लिए यह दिशा निर्देश है। निजी कोचिंग सेंटर से संबंधित चिंताओं और इस चिंता में, जैसा मैंने कहा कि सुसाइडल टेंडेंसी जो आया है, सुसाइड के घटनाएं भी आए हैं। ऐसा देखा गया है कि बहुत जगह जो है अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, कई जो है अप्रिय घटनाएं हो जाती है। इन सब चीजों के लिए भी एक मानक दिया गया है। खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बातें की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त होना चाहिए, जिस भी संस्थान में पढ़ाया जा रहा हो, जहां भी ट्यूशन हो रहा हो, तो वहां पर कुछ चीजें ऐसी हो कि बच्चों के लिए सुविधाजनक चीजें हो, जो अध्ययन अध्यापन का कार्य हो वह वहां पर सहज हो सके, उन कमियों को दूर किया जा सके। अब यहां पर देखते हैं कि नए दिशा निर्देश जो है, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने अपने तरफ से क्या क्या पॉइंट जोड़े हैं। कोचिंग सेंटर के पंजीकरण के लिए सरकार द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट फॉर्म, शुल्क और दस्तावेज जो भी आवश्यक हैं उसका पालन करना होगा। 2-3 बातें कहा गया है, यानी कि जो भी अब ट्यूशन सेंटर होगा, सबसे पहली चीज है कि उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मनमाने रूप से आप एक कमरे में एक बोर्ड लगा करके ट्यूशन आप नहीं खोल सकते हैं।
तो आप समझ लीजिए, भारत में अगर किसी व्यक्ति को अपना अब इंस्टीट्यूट खोलना है, कोचिंग सेंटर पढ़ाना है, ट्यूशन चलाना है, तो पंजीकृत होना चाहिए। और पंजीकृत करने के लिए जो सरकार के द्वारा फॉर्म है, जो शुल्क उसको लिए दिया गया है, और जो भी जरूरी दस्तावेज है, बहुत सारे एनओसीज वगैरह लेना पड़ते हैं, तो वो सभी फॉर्मेलिटी पूरी करानी होगी। इसके अलावा जो भी स्थानीय सक्षम प्राधिकारी है, वहां से रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। कोचिंग संस्थानों की निगरानी राज्य सरकार की जिम्मेदारी के तहत दिया गया है कि जिस राज्य में भी, जैसे बिहार में जितने भी कोचिंग संस्थान है, तो यह है कि बिहार सरकार उसकी निगरानी करे, उसका मॉनिटरिंग का काम किया करे। कोचिंग संस्थानों द्वारा दिशा निर्देश का यदि मान लीजिए उल्लंघन किया जाता है, डिटेल से बहुत सारे गाइडलाइंस में बहुत सारी बातें दी गई है, यदि इन बातों को नहीं माना जाता है तो इसके लिए कुछ प्रावधान भी किया गया है। सजा के प्रावधान का बात कर रहा हूं। पहली बार यदि जुर्माना लगता है तो 25,000 रुपये तक लगता है, और यदि पहली बार 25,000 रुपये का जुर्माना दे दिया गया है संस्थान के द्वारा, फिर भी जो मानक है उसको तय नहीं किया गया है, तो दूसरी बार 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। और इस तरह की घटना का अगर बार बार उल्लंघन होता है तो उसके बाद उस संस्थान का जो है पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, कोचिंग संस्थानों में 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं किया जा सकेगा। और ये जो गाइडलाइंस आया है ना, जितना भी ये शिक्षा मंत्रालय ने अभी गाइडलाइंस दिया है, उसका सबसे अगर एक पॉइंट कहूं जो इंपॉर्टेंट है वह यही है, इस पर सबकी नजर गई है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अब कोचिंग संस्थान में नामांकन ले ही नहीं सकते। यानी कि अगर आपके घर में आपका छोटा भाई हो जो 10 साल का हो, 12 साल का हो, तो वह अब कोचिंग संस्थान जाके नहीं पढ़ सकता है। अब आप यहां पर आप इस फैसले से सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन जब इसके व्यापक समग्र अध्ययन आप करेंगे तब आपको लगेगा कि शिक्षा मंत्रालय के तहत जो ये फैसला लिया गया है वह जायज है। क्योंकि देखिए, जो बच्चे होते हैं 16 साल के, 17 साल के, 15 साल के, ये क्या होता है, ये उम्र जो होता है बहुत सारा क्रिएटिव काम करने का होता है। वह स्कूल में ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा है, वहां अलग अलग तरह की एक्टिविटी सीख रहा है, अब वो फिर कोचिंग पढ़ने भी जा रहा है। तो या तो हो सकता है, मान लीजिए 8 बजे से 2 बजे तक स्कूल का समय है और इसी वक्त बच्चे को कोचिंग दिया जा रहा है 12 से 2 के बीच में, तो जाहिर सी बात है ये बच्चा क्या करेगा, स्कूल छोड़ेगा। इसीलिए स्कूल में क्या दाखिला ले लेगा, लेकिन वो स्कूल पढ़ने नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के सिलेबस पूरा करता हुआ दिखेगा। तो स्कूली शिक्षा जो है वो कभी दुरुस्त नहीं हो पाएगा। यहां पर एक चीज यह भी करना पड़ेगा कि सरकार को भी अपनी तरफ से कि जो भी विद्यालय हैं वहां पर शिक्षण का स्तर बेहतर करना पड़ेगा, ताकि बच्चों को ट्यूशन जाने की जरूरत ही ना पड़े, कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत ना पड़े, उनकी जरूरत जो है स्कूल से ही पूरा हो जाए। यहां पर अगर देखिए, बच्चे मान लेते हैं इस समय के बाद ही जाते हैं, 8 बजे से 2 बजे वो बच्चा जो है जाकर के स्कूल में पढ़ाई करता है, उसके बाद घर आता है और लंच किया और फिर भागा कोचिंग वहां पर, तो 3 बजे से 5 बजे वो कोचिंग में रहा। अब सोचिए, खेलने धूपने का समय क्या उसके पास बचा नहीं, समाज से जुड़ने का समय नहीं बचा, परिवार से जुड़ने का समय नहीं बचा। तो इस बच्चे की उम्र क्या है, 16 वर्ष से कम उम्र है, तरुण अवस्था है, लेकिन वो मनोवैज्ञानिक रूप से वो पिछड़ रहा है। वो बच्चा कहीं ना कहीं कुंठित हो जाएगा सामाजिक तौर पर, और यही परेशानी लगातार देखी जा रही है। यही बच्चा जो है आगे चल के इसमें सुसाइडल टेंडेंसी देखी जाएगी। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यह उम्र जो है इसमें बहुत सारी चीजों की क्रिएटिविटी होनी चाहिए और शिक्षण का बहुत अधिक दबाव नहीं होना चाहिए बच्चों पर, पढ़ाई को लेकर के प्रेशर नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो सपने तो बुनेंगे, लेकिन यदि वो सपना हकीकत में तब्दील नहीं होता है तो वह छात्र जो है खुद को ही समाप्त कर लेगा, और यही चीज कोटा में देखा जाता रहा है। तो यहां पर ये जो लैंडमार्क डिसीजन आप कह सकते हैं, छात्र का नामांकन माध्यमिक स्कूल परीक्षा के बाद ही किया जाएगा, ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसी से एज फैक्टर देखेंगे तो ये जो 16 साल का उम्र जो होता है ना, लगभग यही उम्र होता है। छात्रों से विभिन्न पाठ्यक्रम की ट्यूशन फीस उचित एवं तर्क संगत होनी चाहिए, और ज्यादा फी यदि कोई संस्थान वसूल करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि मनमाने ढंग से अब आप फी नहीं ले सकते, एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। जो सिलेबस है, जो अवधि दिया गया है उस ड्यूरेशन को के लिए, उस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए, इन सब चीजों को अब आपको देखना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन वगैरह जब आपकी पूरी प्रक्रिया होगी, एनओसी लिया जाएगा, जरूरी आवश्यक दस्तावेज आपसे लिए जाएंगे, उसी समय तय कर दिया जाएगा फी वगैरह, और उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। यदि ध्यान नहीं रखते हैं तो उस संस्थान का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। छात्रों द्वारा बीच में कोचिंग यदि छोड़ते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा जो है कोटा जाता है उत्साह में कि चलो मुझे आईआईटी के प्रिपरेशन करना है, और वहां पर कोटा में किसी इंस्टीट्यूट में वो दाखिला लेता है, वो कहता है कि 2 साल का आपका यह अवधि है,
1 साल में उस बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे आईआईटी करने की जरूरत नहीं है, किसी भी वजह से। वह उसका आर्थिक वजह हो सकता है, पारिवारिक सामाजिक वजह हो सकता है, शैक्षणिक वजह हो सकता है कि चलो मैं ये नहीं करना चाहता, कुछ और ट्राई करता हूं। तो वह बच्चा जो है अब कोचिंग जाहिर सी बात है छोड़ेगा 1 साल, लेकिन उसने 2 साल का फी जमा कर दिया है, मेस का फी दे दिया है, हॉस्टल फी दे दिया है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे को लगता है, गार्जियन को लगता है कि पैसा तो हमने पूरा दे दिया है, यदि हमारा बच्चा नहीं पढ़ता है तो जाहिर सी बात है वो पैसा बर्बाद चला जाएगा। इस सब चीजों में क्या हो जाता है, बच्चे जो है सफर करते हैं, खींचते रहते हैं उस चीज को, और वह धीरे धीरे बोझ बन जाता है उनके ऊपर, उनके करियर के ऊपर। इसमें क्या कर दिया गया है कि कोई भी बच्चा यदि बीच में कोचिंग संस्थान छोड़ना चाहता है तो बिल्कुल भी छोड़ सकता है। साथ ही यह जो बोझ था कि उसको पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, इसको खत्म कर दिया गया है, यानी कि उस संस्थान को फीस लौटाना पड़ेगा, और वह भी टाइमलाइन दे दिया है कि केवल 10 दिनों के अंदर आपको वो पैसा उस छात्र को रिटर्न करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि हॉस्टल फी लिया गया है, मेस का फी लिया गया है, तो वह भी अब आपको रिटर्न करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पर जुर्माना लग सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन सीधे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बहुत सख्त रुख जो है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, कोचिंग सेंटर को लेकर के शिक्षा मंत्रालय ने अपनाया है। कोचिंग सेंटर जो है स्नातक से कम योग्यता वाले अब टीचर भी नहीं रख सकते, यानी कि किसी से भी अब नहीं पढ़वा सकते। ये एक ब्रांड बन गया है। अब उस ब्रांड के आधार पे 1-2 नाम चमक गए हैं, अब किसी भी फैकल्टी को वहां रख लें, कोचिंग इंस्टीट्यूट तो चलता ही रहेगा। वो इमेज बिल्डिंग की जो मार्केटिंग की खेल है उसको यहां पर शिक्षा मंत्रालय कम करना चाह रही है। यानी कि शिक्षक जो हैं उनकी एक योग्यता निर्धारित की गई है, और कम से कम कहा गया है कि वह ग्रेजुएट तो होनी ही चाहिए, तभी आप उसे अपने यहां रख सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति अपने यहां करते हैं तो उस व्यक्ति पर किसी भी तरीके का आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, यानी कि साफ सुथरा छवि होना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि जिस भी व्यक्ति से आप पढ़ोगे आपका आचरण वैसा ही होने लग जाएगा। इसलिए हमारे समाज में, गांव में कहा जाता है कि शिक्षक का जो काम है बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है। उस शिक्षक का आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। तो यहां भी देखिए शिक्षा मंत्रालय को यह चीज जोड़ना पड़ा है कि जो भी लोग शिक्षण व्यवस्था में आएंगे, ट्यूशन इंस्टीट्यूट इस बात का ध्यान रखे कि उस पर किसी तरह का आपराधिक मुकदमा ना चल रहा हो, यानी कि साफ सुथरा छवि उनका हो। तो कहीं ना कहीं ये पहलू ध्यान में रखा गया है। किसी प्रकार के भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। भ्रामक विज्ञापन कहने का तात्पर्य क्या है, एक बार मैं पटना में जा रहा था और वहां लिखा हुआ था कि यहाँ रगड़ रगड़ के आईआईटीएन बनाया जाता है। अब आप अपने आप में समझ सकते हैं कि ये कैसे सही हो सकता है, कैसे ये चीजें हैं। कुछ इंस्टीट्यूट आपको यहां तक कहेंगे कि अगर आप टॉप नहीं किए या आपको 80% मार्क्स नहीं आया तो हम अपना फी वापस कर देंगे। अब जाहिर सी बात है आप फी लेने जाएंगे भी नहीं अगर आपका 80% मार्क्स नहीं आया, लेकिन ये भ्रामक विज्ञापन है। तो इस तरह के वादे नहीं कर सकते आप अपने प्रकाशन में, क्योंकि इससे जो है बच्चे ठगे जाते हैं, अभिभावक ठगे जाते हैं, और वो सपने बुन लेते हैं इस तरह का, और फिर जाकर के अगर वो सपना सच्चाई में तब्दील नहीं होता है फिर उनके लिए एक तरह से वह कुंठा का विषय भी बन जाता है। तो जैसे कि अच्छे नंबर दिलाने संबंधी वादे हुए, और अगर इस तरह की चीजें होती है तो जाहिर सी बात है अंतिम काम वही किया गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया जाएगा। अब यहां पर शिक्षण व्यवस्था जब चलता है कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में, तो एक चीज देखा गया है कि मोनोपोली चलता है इंस्टीट्यूट का। मोनोपोली कहने का तात्पर्य यह हो गया कि एकाधिकार हो जाता है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का। आप चूंकि एक बार फी दे चुके होते हैं, है ना, आप अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल फी दे चुके होते हैं, वहां के लिए मेस के लिए पैसा दे चुके होते हैं, तो कुल मिलाकर के आप बंध गए हैं वहां पर। अब वहां इंस्टीट्यूट जैसे जैसे काम आपको चलाना चाह रही है आपको चलना पड़ेगा, आपके लिए मजबूरी हो गया है। लेकिन शिक्षण व्यवस्था एक रूपता में नहीं होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए। छात्र वहां रह रहे हैं, उनको तमाम तरह की शिकायतें हो सकता है, तो उनकी शिकायत को सुना जाना चाहिए। यह जो है गाइडलाइंस इस बात की व्यवस्था करता है कि छात्र को किसी भी तरह का शिकायत है तो उसके लिए एक शिकायत प्रणाली होना चाहिए जहां पर वो अपनी बात रह सकते हैं, और फिर एक जांच समिति होगी जो उनके शिकायत पर जांच करेगी, और उसके लिए भी समय फिक्स कर दिया गया है। तारीख पे तारीख न्यायालय के जैसा नहीं होगा, 30 दिनों के भीतर ही शिकायतों का समाधान इस जांच समिति को करना पड़ेगा और फिर अपना रिपोर्ट देना पड़ेगा। उसके आधार पर ही आगे का निर्णय लिया जाएगा।
कोचिंग सेंटर में बुनियादी ढांचा और सीमित अध्ययन घंटे सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाएगा। निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, यानी कि कुछ छात्र वहां पढ़ने जा रहे हैं तो वहां पर अगर मान लीजिए वो बाइक से जा रहे हैं तो पार्किंग होना चाहिए, साइकिल से जा रहे हैं पार्किंग होना चाहिए, पानी पीने के लिए व्यवस्था होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन वहां पर होना चाहिए, गर्मी का मौसम है, देखने कितना ज्यादा गर्मी है तो एसी होना चाहिए या फिर पंखा, जो भी वातावरण के अनुकूल कर सके उस माहौल को, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छे बेंच होने चाहिए, डेस्क होने चाहिए, ये सब चीजें जो है एक सही माहौल उनके लिए हो। और भवन की सुरक्षा की भी बात की गई है, क्योंकि गर्मी के समय में देखा जाता है कि अग्नि लगने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, तो इन चीजों से रोकने के लिए अग्निशामक यंत्र होने चाहिए संस्था के पास, भवन सुरक्षा के जो प्रमाण पत्र होते हैं, एनओसी होता है, वह उनके पास होना चाहिए। कोचिंग सेंटर में सीसीटीवी कैमरे भी पर्याप्त अवस्था में होना चाहिए, ताकि एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह जरूरी होता है। इसके अलावा प्राथमिक चिकित्सा किट होना चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ जाता है तो उसके लिए आप प्राथमिक तौर पर कुछ उपचार उसका किया जा सके, चिकित्सा सहायता तक पहुंच से भी सुसज्जित वहां पर उस संस्थान को किया जाना चाहिए। संकट और तनावपूर्ण स्थिति में छात्रों को लक्षित और निरंतर सहायता प्रदान करने हेतु मनोवैज्ञानिकों और परामर्शदाता का भी संपर्क किया जा सकता है, इनका भी लाभ लिया जा सकता है। देखिए ये बात तय है कि आप जब पढ़ते होंगे ना, जब बोर्ड परीक्षा होने वाला होता होगा, घर में भी समाज के लोग भी, शिक्षक भी कहते होंगे कि 10th कर लो, उसके बाद सब आसान ही आसान है। 10th किया तब पता चलता है कि अभी से ही मुख्य लड़ाई शुरू हुई है, क्योंकि आप कंपटीशन में उतर जाते हैं, किसी को आईआईटी करना है, किसी को मेडिकल में जाना है, ठीक है, किसी को सीए बनना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर होगा कि आईएएस बनना है। तो इस तरह से क्या होता है कि आप पर पढ़ाई का दबाव बढ़ते जाता है और आप सपने बड़े से बड़े बुनते जाते हैं, चाहे वो सपने आपके अपने होते हैं, चाहे गार्जियन दिखाते हैं, चाहे समाज दिखाता है, चाहे आप कहीं से भी देखते हो सपने, लेकिन वो सपना फिर आपका तब्दील हकीकत में यदि नहीं होता है या लगता है कि ना हो पाएगा, उस स्थिति में आप नहीं पहुंच पाते हैं, तब जाकर के कुंठित होता है। जाहिर सी बात है आप परेशानी से होते हैं, और इस सभी माहौल से आपको निकालने के लिए यहां पर मनोवैज्ञानिकों का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हो जाता है। इसलिए संस्था वगैरह को चाहिए कि यदि कोई छात्र इस तरह की स्थिति को महसूस कर रहा है तो उस छात्र को लक्षित करते हुए मनोवैज्ञानिक वगैरह से उन्हें परामर्श कराना चाहिए। देखिए कोटा में इस चीज को बहुत ज्यादा अनुभव किया गया कि कोटा में कुछ इंस्टीट्यूट ने इस तरह के काम किए गए और उसके बाद देखा गया कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ने इस तरह का काम किया है और फिर देखा गया है कि छात्रों का जो पठन पाठन है और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वह काफी बेहतर हो गया है। तो यह भी जो है इस गाइडलाइंस में शामिल किया गया है। दिशा निर्देशों की आवश्यकता क्यों? कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण और विनियमन के लिए रूपरेखा प्रदान करने की बात की गई है। संस्थानों में नामांकित छात्रों के हितों की रक्षा करना, जाहिर सी बात है इतनी सारी बातें जो की गई है वह यही बातें किया गया है कि संस्थान का मोनोपोली ना हो और छात्रों के हितों की रक्षा हो सके। यहां पर सह पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों के साथ साथ छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने की बात की गई है। सह पाठ्यक्रम कहने का तात्पर्य है कि छात्र यदि हैं वह संस्थान में जिस पाठ्यक्रम को पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी भी उनको आना चाहिए, स्किल डेवलप उनमें होना चाहिए, ताकि उन पर भविष्य में उस चीज को लेकर के दबाव ना हो सके। छात्रों के मानसिक कल्याण के लिए करियर मार्गदर्शन जरूरी है। देखिए सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ के लिए आजकल बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। जिस दुनिया में हम हैं वह दुनिया एकदम गला काट प्रतियोगिता का दुनिया है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेंटल हेल्थ का हम सब ख्याल रखें। और छात्र जब तरुण अवस्था में होते हैं, किशोर अवस्था में होते हैं, तब उनके लिए इस चीज को समझना और जरूरत होता है। कई बार वो नहीं समझ पाते हैं तो यह काम शिक्षकों का होता है, संस्थान का होता है, परिवार का और समाज का हो जाता है। इसलिए लगातार जो है मनोवैज्ञानिक से संपर्क में उन्हें रखना चाहिए। किसे माना जाएगा कोचिंग संस्थान? अब यहां पर यह गाइडलाइंस ये भी तय कर देता है कि आखिर कोचिंग संस्थान किसे कहा जाएगा। देखिए इसके लिए कुछ परिभाषा दे दिया गया है, परिभाषा में कुछ आधार तय कर दिए गए हैं। किसी भी संस्थान में 50 से अधिक छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा संबंधी ट्यूशन, निर्देश या मार्गदर्शन ऐसा होता है, यानी कि 50+ हो गया, 50 से अधिक हो गया तो संस्थान जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट माना जाएगा। लेकिन इसमें परामर्श, खेल, नृत्य, थिएटर और अन्य रचनात्मक गतिविधियां शामिल नहीं की गई है। ऐच्छिक तौर पर दिया गया है कि आपको ये कराना चाहिए तो बेहतर होगा। जैसा मैंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन सब चीजों की निगरानी के लिए राज्य सरकार को ध्यान रखना होगा। तो राज्य सरकार पहले से भी बहुत तरह के कानून लाई हुई है, अलग अलग राज्य सरकार राज्यों द्वारा जारी दिशा निर्देश को देखेंगे तो अन्य राज्यों ने अलग अलग गाइडलाइंस जारी किया है। एक दो स्टेट का देख लीजिए। बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण एवं विनियमन अधिनियम 2010 में बिहार सरकार ने लाया था। इसके
साथ ही इस अधिनियम के साथ बिहार सरकार बिहार के जो सीमा है उसमें जो कोचिंग संस्थान चलता है उसकी निगरानी के लिए और उसका गाइडलाइंस किस तरह से चल सकता है उसकी व्यवस्था बिहार सरकार इसी अधिनियम के साथ करती है। इसके अलावा गोवा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और भी कई राज्य जो है अपने यहां इस तरह के अधिनियम ला करके कोचिंग संस्थान के निगरानी का काम कर रही है। तो देखिए यह फैसला जो है अब यहां पर तर्क वितर्क शुरू होगा। जब शिक्षा मंत्रालय ने अचानक से गाइडलाइंस दिया, हालांकि इसकी जरूरत बहुत समय से देखी जा रही थी, यहां से विभिन्न तरह के तर्क वितर्क अब शुरू होंगे। तो बहुत सारे आर्टिकल आपको पढ़ने को मिलेगा और यह टॉपिक जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जीएस का पेपर 1 जो है वहां पर इंडियन सोसाइटी, पेपर 2 में सोशल जस्टिस, इन सब चीजों के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे जैसे विषय में भी यह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए इस तरह के मुद्दों को लगातार अब आप पढ़ते रहिए। यदि इस पर देखेंगे तो एक प्रश्न जो मैं लाया हूं वह प्रीलिम्स के स्तर का है और इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं देखते रहता हूं आप लोग बहुत अच्छा जवाब देते हैं। तो इस प्रश्न का भी समाधान कीजिए। हाल ही में जारी कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण एवं विनियमन हेतु दिशा निर्देश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए हाल ही में जारी, इस तरह के सेंटेंस जो है यूपीएससी खुद भी इस्तेमाल करती है, इसीलिए प्रश्न का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। तो जरा सही से कौन सा सही है? कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता प्राप्त टीचर्स की नियुक्ति नहीं कर सकता है, एक स्टेटमेंट तो यह है। दूसरा, कोचिंग संस्थानों में 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं किया जा सकता है, 2 स्टेटमेंट दिया गया है। उसके आधार पर 4 विकल्प तैयार किया गया है। जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कोचिंग संस्थानों के लिए यह जो गाइडलाइंस जारी किया गया है उससे आप कितना सहमत हैं, असहमत हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। खास करके इस गाइडलाइंस में जो यह कहा गया है कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं अब वह ट्यूशन कोचिंग में उनका नामांकन नहीं होगा, इस पर आप क्या सोचते हैं, इसको लेकर के भी आप अपने विचार से हमें अवगत कराइए। यदि अभी तक आप संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, लिंक को चटका करके टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाइए और उसे ज्वाइन कर लीजिए। ये पूरा जो पीडीएफ है पूरी तरह से आपको वहां पर निःशुल्क उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अलावा संस्कृति आईएएस अभी आपके लिए ऑफर भी दे रही है और यह ऑफर जो है 50 से 75% तक दिया जा रहा है विभिन्न कोर्सेज पे, ऑनलाइन कोर्सेज पे। यदि आप ऑनलाइन कोर्सेज पर दिए जाने वाले ऑफर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर नंबर चल रहा होगा, इस नंबर पर कॉल कीजिए और कॉल करके आपको विस्तृत जानकारी मिल सकती है। अभी तक संस्कृति आईएएस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।